तो अभी मैं लंदन से काम करता हूँ। मुझे यहाँ पे मूव हुए करीब 3 साल हो गए और इससे पहले मैं एम्स्टर्डम में था 2-3 साल। ये मेरा पर्सनल मानना है कि एक स्टार्टअप में आप जॉब करते हो तो वो थोड़ी सी रिस्की होती है, बट वहाँ पे हाइक आपको ज़्यादा मिलती है इन लॉन्ग टर्म अगर अपन बात करें तो। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? अगर आपको जॉब करनी है किसी भी जॉब एस्पिरेंट को तो स्टार्टअप के साथ डायरेक्टली जाएं या फिर बड़े कॉर्पोरेट से? लंदन से ज़्यादा आज की तारीख में इंडिया के जो हब्स हैं लाइक बैंगलोर, पुणे, मुंबई, गुड़गाँव, शायद वो टक्कर की सैलरी दे देते हैं। So hi Varun, thank you for joining us. Hey, hi Himanshu, thanks for inviting me. Am I audible to you clearly? Yeah, you are. हाँ, सो बेसिकली एज डिस्कस्ड हम लोग इस पॉडकास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वो ही आपकी जर्नी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अभी आप जिस भी पोजीशन पे हो, जहाँ तक भी आपने जो अचीव किया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो हाईलाइट हो सके आपकी जर्नी का। एक क्विकली हम लोग हाईलाइट्स लेने वाले हैं, जिससे कि जो एस्पिरेंट्स है, जॉब एस्पिरेंट्स या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं लाइक यू, तो उन लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके थ्रू दिस पॉडकास्ट। बिल्कुल, जितना हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा। या थैंक या यू। तो सबसे पहले हम लोग आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अगर ले पाए तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अभी आप कहाँ पे लोकेटेड हैं, क्या कर रहे हैं एंड ऑल। बिल्कुल तो अभी मैं लंदन से काम करता हूँ। मुझे यहाँ पे मूव हुए करीब 3 साल हो गए और इससे पहले मैं एम्स्टर्डम में था 2-3 साल के लिए। तो अभी आप करंटली अ, किस रोल पे हैं, कौन सी कंपनी में हैं? अभी मैं एक डिलीवरी लीडर हूँ यहाँ पे। तो हम लोग हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो देखते हैं। तो डेज़िग्नेशन वाइज़ मैं एक प्रिंसिपल मैनेजर हूँ। कुछ टीम्स को लीड भी करता हूँ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। मेनली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूरोप में और मिडल ईस्ट में हैं, बट मोस्टली यूरोप में हैं। ओके, तो कंपनी नेम अगर आप बता सकें। ओह डेफिनेटली, सो इट्स Q2, Q2 यूके। ये मेरी कंपनी एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है। अराउंड 2000 लोग हैं इसमें। हम्म। यहाँ पे एक छोटा सा स्टाफ है, मेनली सेल्स और डिलीवरी टीम का लंदन में। तो आप उस पूरी की पूरी टीम को हेड करते हैं, राइट? मेनली मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टीम देखता हूँ। मेरी टीम इंडिया में और यूएस में भी बैठती है। ओके, गॉट इट। तो अभी तो आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए अपनी अर्निंग्स वगैरह थोड़ा इशारों में अगर बता सके, नॉट डायरेक्टली, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, सो इट वुड बी गुड। श्योर। अभी मैं करीब-करीब पाउंड्स में बताऊँ तो यहाँ पे शायद डिसेंटली अर्न करता हूँ। इट्स अराउंड 150 टाइप पाउंड्स में 150 के। आईएनआर में अगर और अपन बात करें तो इसकी नियर अबाउट। ओह! आईएनआर आई थिंक अभी 100 या 105 का अगर रेट होता है तो आई थिंक इट शुड बी अराउंड 1 करोड़ 75 लाख्स टाइप। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अभी तो बहुत अच्छी खासी आप पोजीशन पे हो, अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखते हैं मेनली जो प्रॉब्लम आती है इनिशियली, जो फर्स्ट जॉब लेने में काफी ज्यादा जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे आपने जस्ट आपका एमबीए जब पुणे से आपने कंप्लीट किया तो अपनी फर्स्ट जॉब कैसे ली और कहाँ पे ली? हाँ, तो फर्स्ट प्लेसमेंट जो मेरा फॉर्मली हुआ था, वो कॉलेज की तरफ से हुआ था, एमबीए में ही, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में था। उससे पहले मैंने बहुत छोटा-सा जॉब किया था जीई कैपिटल जयपुर में कॉल सेंटर में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम, जो शायद मैंने सिर्फ 8-10 दिन के लिए किया होगा, तो मैं काउंट नहीं करता। बट स्ट्रेट अवे मैं मूव हो गया था अपने एमबीए के बाद में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में, ऑल कार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, जो मुंबई बेस्ड है। 1 साल मैंने मुंबई में वहाँ पे काम किया था और तो वहां उसके पे आप, बाद में हुँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बट वहां पे आपने डायरेक्टली ज्वाइन कैसे लिया? आपका इन कैंपस ही प्लेसमेंट हुआ था या फिर किसी अलग तरीके से? उसके बारे में आप थोड़ा गाइड कर पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा।
बिल्कुल, तो वो कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ था मेरा, और थोड़ा-सा पुणे में डिफरेंट तरीके से भी होता है। क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं, वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को इनवाइट करती हैं। ओनली थिंग इज़ आई स्टेड इन टच विद माय प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, जिसने मुझे गाइड किया कि एक मुंबई से कंपनी आ रही है पुणे में एंड दे आर लुकिंग फॉर लॉजिस्टिक्स। तो मैंने एक फॉरेन ट्रेड का भी कोर्स किया था तभी, बैक इन 2005, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। और उस कंपनी ने मेनली इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के लिए मेरे को हायर किया था, एंड इट वाज pretty good achievement from my perspective because around 200 लोग आए थे उस इंटरव्यू प्रोसेस के लिए और सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। बट तो अल्टीमेटली ऐसा रहता है पुणे में कभी कभी कि एक इंस्टीट्यूट में जाके सारे कॉलेजेस के बच्चे जिनको भी वो कंपनीज इनवाइट करती हैं, जिन जिन इंस्टीट्यूट्स को, वो एक ही जगह जाते हैं और एक कॉमन प्लेसमेंट अरेना बना देते हैं। तो उसके बाद में देन आपने कहाँ पे स्विच किया और कैसे कैसे आप यहाँ तक आए, उस जर्नी के बारे में आप बताना चाहें। तो एक चीज हुआ था कि उस कंपनी में, जो मेरी पहली कंपनी में थी, वो डेफिनेटली मैं सेटिस्फाइड नहीं था बिकॉज पे वाइज वो अच्छी नहीं थी, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मे बी अपन आगे बात कर सकते हैं उसकी। बट एक चीज मुझे रियलाइज हो गई थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं रहना, दो इट्स अ ब्रिलियंट इंडस्ट्री टू स्टार्ट विद और इनफैक्ट टू कंटिन्यू विद, बट मेरा थोड़ा-सा स्किल सेट्स अलग थे। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं शायद एनालिटिकल स्किल्स वाली जो जॉब्स हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। तो मैंने फ़िनटेक इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना चालू किया, और थैंकफुली मेरे काफ़ी जो नोन्स थे, एक्वेंटेंसेस एज़ एन फ्रेंड्स, वो आईटी इंडस्ट्री में थे। तो मैंने उनके थ्रू अपनी सीवी आगे फ्लोट किया। थोड़े से छोटे-मोटे कोर्सेज़ भी किए थे। और उसके बाद में मेरा एक कंपनी है यॉडली करके, बैंगलोर में, वहां पे सिलेक्शन हो गया था एज अ डेटा एनालिस्ट। तो वो मेरा पहला फिनटेक में एंट्री जॉब था। तो जनरली बेसिकली जो लोग स्टार्टिंग में जो जॉब लेते हैं उसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करते हैं, बट आपने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में स्विच करके फिनटेक में आप आए। और एब्सोल्यूट। फिनटेक में आपकी फर्स्ट जॉब कौन सी कंपनी में थी, कितने की थी, क्या पैकेज था, एंड देन वहां से कैसे आगे स्विच किया, उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में बताइए। श्योर। सो यॉडली मेरी पहली कंपनी थी, जो बैंगलोर बेस्ड है, और वहां पे मैं करीब करीब 9 साल रहा, बैंगलोर में ही, उस कंपनी में ही। और दैट वाज क्वाइट एन इवेंटफुल टाइम फॉर मी बिकॉज मैंने चालू डेटा एनालिटिक्स से किया था, और उसके बाद में मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट में आया। जस्ट आफ्टर 3 इयर्स मैंने कुछ कोर्सेज किए, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अराउंड थे, सर्टिफिकेशंस किए, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड थे अगेन। और मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट में आया, एक इंटरनल रिक्वायरमेंट आई थी, वो मैंने पूरी की, उसमें उसमें इंटरव्यू दिया। जब वो हो गया तो प्रोग्राम मैनेजमेंट के बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लाइंट फेसिंग रोल्स में आ गया, मेनली क्योंकि Q2 एक ग्लोबल कंपनी है, फिनटेक बेस्ड, मेनली क्लाइंट्स यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिला उसमें क्लाइंट से डील करने के लिए, और मुझे पता लग चुका था तब तक कि यही मेरा प्रॉपर इंडस्ट्री है शायद, जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, और मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। थ्रू आउट इस जर्नी में मैंने एक चीज़ की थी कि रेगुलरली मैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करता था, टेक्निकल हो चाहे प्रोफेशनली हो। तो जितना हो सके पढ़ता था, क्योंकि रिमेंबर मैं इस आईटी बीच में मैं बैकग्राउंड आपको से। थोड़ा सा सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, बट ये जो आपने कोर्सेज बताए अदर एक्स्ट्रा करिकुलम में, तो वो आपने कहाँ से कोर्सेज किए, उस उन रिसोर्सेज के बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सके, सो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। श्योर। सो डेटा एनालिटिकल स्किल्स थी जो मैं मेनली ऑनलाइन ही पढ़ता था। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक देयर वाज अ साइट कॉल्ड, आई थिंक, V3 और समथिंग, आई कंप्लीटली फॉरगेट द नेम, बट आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अवेलेबल रहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें एक्सेल और एसक्यूएल का रिक्वायरमेंट होता था। तो दैट्स वो व्हाई मैंने एक्चुअली अपने आई आप एम को। आस्किंग यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि ऑनलाइन है,
वो ज्यादातर तो ऑनलाइन फ्रॉड ही कर रहे हैं, जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज कहीं और से किसी के भी उठा के भेज देते हैं। तो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहाँ से आप एक्चुअल में सीख चुके, तो उनके बारे में आप बता सकें। सो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। सो इफ यू रिमेम्बर द नेम, सो आप बता सकते हो, आप मेरे को बाद में डीएम भी कर सकते हो, तो हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो सारे रिसोर्सेज। उसके बाद में जो जो आपने लेटेस्ट कोर्स, लेटेस्ट जो भी कोर्सेज वगैरह किए हो, जो आपके अपग्रेडेशन में, आपके कॉर्पोरेट करियर में हेल्प किया जिन्होंने, उनके बारे में आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री। मैं एक बार उस पे रिसर्च करूंगा कि कौन सा किया था। और ऑनेस्टली यूट्यूब पे आजकल इतने सारे वीडियोस हैं कि आप उनसे देख के ट्राई कर सकते हैं। तो जॉब में इट्स जस्ट दैट यू सर्च इट राइटली। यू शुड नो हाउ टू सर्च इन यूट्यूब और गूगल। आई थिंक ये सारे जो स्किल्स है आप बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। But anyway, I will just search it for you and then नो we'll let you प्रॉब्लम, know. नो प्रॉब्लम। एंड कोर्सेज की बात आते हैं तो मैंने दो कोर्सेज किए थे आई रिमेम्बर, जो मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग कोर्सेज थे। एक मैंने कोर्स किया था स्क्रम मास्टर का। आई एम सो सॉरी, इट टुक मी सम टाइम टू रिकलेक्ट। नो प्रॉब्लम, तो नो स्क्रम प्रॉब्लम। मास्टर का एक कोर्स किया था जो स्क्रम अलायंस करके एक कंपनी थी, और ट्रेनर आया था सिंगापुर से। तो उस टाइम पे जो स्प्रिंट और अजाइल मैथोडोलॉजी थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वो काफी आ रही थी, तब चालू ही हुई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद राइट टाइम में, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही अपनी लाइन देख रहा हूँ और कुछ नया आ रहा है, तो क्यों नहीं इस कोर्स से चालू करें। देयर वाज क्वाइट एन एक्सपेंसिव कोर्स दैट टाइम, आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे वो 50,000 का कोर्स होता था अराउंड 2008 या 9 में। बट और मेरी अर्निंग्स इतनी नहीं होती थी। मेरा पैकेज उस टाइम पे सिर्फ 3,70,000 रुपए का था। और तब मैंने ये कोर्स फिर भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके किया। एंड इट पेड मी ऑनेस्टली, बिकॉज उसके बाद में ऐसी बहुत सारी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि पूरी कंपनी ने अजाइल को स्प्रेड आउट करने की कोशिश की हर टीम में। तो मेरी डिमांड बढ़ी और मैंने फिर जल्दी जल्दी प्रमोशन लिए उसी कंपनी में। सो तो बेसिकली आई आपको थिंक फर्स्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक तरीके से मिल गया उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर। ओ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही बोलूंगा कि जस्ट कीप एन आई कि आसपास क्या चल रहा है। आप जितना रीड करोगे इस तरीके की चीजें कि कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, और टेक्नोलॉजी ही नहीं, इनफैक्ट कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहता है या कोई कहीं भी जाना चाहता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ट्राई टू अडॉप्ट दोस। सिर्फ क्लासिक एग्जांपल इज एआई, राइट? If artificial intelligence is a future, try to do the course as soon as possible. Something it could be related to like proper your regular work, और या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप उसमें ढूंढ सकते हैं। बट ये मेरा एक सजेशन है कि हमेशा अपने आँख कान खुले रखें और देखें कि आसपास क्या चल रहा है। आई थिंक इट विल डेफिनेटली पे यू वेल। तो अभी आप इस सेम कंपनी में कितने सालों से हैं लगभग? श्योर। तो यॉटली मैंने 2009 में, सॉरी 2015 में छोड़ दिया था, और उसके बाद में मैंने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की थी क्लाउड लैंडिंग करके। ओके। और जिसको बाद में एक ऑस्टिन बेस्ड Q2 कंपनी ने एक्वायर कर लिया, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं Q2 में हूँ। ओके। बट उस कंपनी से मेरा ये जो करियर है कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में गया। रोल वाइज सेम था, बट जो मेरा एक्सपोजर है वो लाइक 10 टाइम्स बढ़ गया, बिकॉज वो स्टार्टअप थी, बहुत मूव कर रही थी। तो मैंने एक चीज नोट की कि जो हमारी कंपनी मार्केट्स टैप करना चाहती थी, इस कंपनी का गोल था मेनली यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं सोफा, उसमें अपना प्रोडक्ट सेल करना और इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने तीसरा एवेन्यू सेल्स वालों के साथ में मिलके चालू किया। तीसरी ज्योग्राफी में हम एंटर किए विच वाज यूरोप। और उसमें यूके ऑब्वियसली आता ही है, साथ में जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, कई जगह पे एटलीस्ट बिजनेस इंग्लिश में होता है।
वहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट बेचा और इम्प्लीमेंटेशन चालू किया। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप मार्केट्स कैसे देखते हैं, कंपनी को कैसे गाइड कर देते हैं कभी कभी, बिकॉज वो स्टार्टअप थी तो वहाँ पे लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने ये सारी चीजें थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लग गया था और एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए थे अपना प्रोडक्ट लेके। तो 15 से लेकर के आप 2015 से लेकर के अभी तक आप करंटली उसी कंपनी में उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इज दैट राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो आजकल एनवायरनमेंट चलता है कॉर्पोरेट्स के अंदर, जल्दी जल्दी लोग क्विकली स्विच करने की सोचते हैं, हर 1-2 साल में या 3 साल में हमारे को स्विच करना है फॉर द हाइक। तो उससे आपकी जो स्ट्रेटेजी रही वो थोड़ी सी डिफरेंट रही, तो इस बारे में आपका क्या टेक है? हाँ, इट्स डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन ऑनेस्टली कि आप किस तरीके के इंडिविजुअल है, बहुत डिपेंड करता है उस पे। लोग बाग जल्दी जल्दी चेंज करके भी uh, आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं, और कुछ लोग लॉयल रह के सेम कंपनी से उसी में अपॉर्चुनिटीज देख के या अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं एक नए सेगमेंट में ले जाके भी ग्रो कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पुट योर वर्ड्स, आपकी रीच कैसी है, आप कैसे स्किल्स रखते हैं। एंड आई चूज द लेटर वन टू बी ऑनेस्ट, कि क्योंकि मुझे इस कंपनी में बहुत ही अच्छा माहौल मिला, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी कंपनी में हम लोग मैं स्पेशली आगे चलूं और साथ में एक नया एवेन्यू देखूं, एक नई प्रोडक्ट लाइन देखूं जो शायद इस ज्योग्राफिक ले हो, और इस हमारी कंपनी ने आई एम प्राउड टू से दैट इंडिया मार्केट, जैसे यूरोप एंड मिडल ईस्ट मार्केट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा किया। आई स्टार्टेड इट इन लाइक 2017 है, और आज जब एक बंदा था मैंने फिर टीम हायर की और सब कुछ किया। आई थिंक उसके बाद में एक टाइम पे हमारी टीम 21 लोगों की हो चुकी थी, आई एम सॉरी, इन लंदन इटसेल्फ। और अभी थोड़ा सा यूके और यूरोप में डाउनफॉल चल रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर हाँ, कहने का मतलब है कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा आसपास की क्या आपकी कंपनी में आपके लिए जगह है कि आप कुछ आगे कर सकते हो। रिमेंबर, मैंने पहली लॉजिस्टिक्स कंपनी सिर्फ 1 साल में छोड़ दी थी, बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद मैं दोनों कंपनीज में 8 से 9 साल टिका। ओके, परफेक्ट। तो आपने एक स्टार्टअप को इनिशियल लेवल पे ही ज्वाइन कर दिया था, जिसका आपको एक तरीके से उस चीज का भी एडवांटेज मिला। लाइक अभी कोई एक बड़े कॉर्पोरेट में घुसता है डायरेक्टली, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आई गेस ये मेरा पर्सनल मानना है कि एक स्टार्टअप में आप जॉब करते हो तो वो थोड़ी सी रिस्की होती है, बट वहां पे हाइक आपको ज्यादा मिलती है इन लॉन्ग टर्म, अगर अपन बात करें तो। सो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? अगर आपको जॉब करनी है किसी भी जॉब एस्पिरेंट को, तो स्टार्टअप के साथ डायरेक्टली जाए या फिर बड़े कॉर्पोरेट से, क्या किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज ये मेरे दिमाग में भी आता था बहुत, क्योंकि स्टार्टअप के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, स्पेशली जॉब सिक्योरिटी के अराउंड। बड़ी कंपनी आपको जॉब सिक्योरिटी देती है, बट अच्छे पे नहीं देती, अच्छे एक्सपोजर नहीं देती। तो इफ यू आर अप फॉर द चैलेंज, ऑनेस्टली स्टार्टअप आपके लिए सही जगह हो सकती है, बिकॉज मेरा हमेशा से ऐसा मानना था कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, और मैं एक बहुत ही मैं कॉम्प्लिसेंट हो गया था यॉटली में, ऑनेस्टली, बिकॉज वो भी 2000 से 3000 लोगों की कंपनी थी। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था वहां पे, रेगुलर प्रमोशंस हो रहे थे मुझे, बट कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा था। इस तो मैंने क्लाउड लैंडिंग करके जो स्टार्टअप है वो ज्वाइन की थी, and it paid me off. I mean, it really gave me a brilliant exposure, because स्टार्टअप के जो challenges थे, इनफैक्ट मेरा ऐसा हालत था कि स्टार्टअप ज्वाइन करने के बाद कि मैं अपने ऑफिस का गेट खुद बंद करके आता था। इस वो लेवल मैंने मतलब किया था इस स्टार्टअप में। एंड आई एम ग्लैड कि अभी वहां पे 2000 2500 लोग हैं, ऑब्वियसली क्यू टू एक्वायर्ड इट, बट I've seen that growth. ओके, सो अभी इससे अलग हट के अपन थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाएंगे। अभी तक की जो आपकी जर्नी थी, दैट वाज रियली ग्रेट, और इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत सारे ग्लू पॉइंट्स एंड ऑल मिलने वाले हैं ऑडियंस को।
अभी इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके अभी आप लंदन में लोकेटेड है, तो किसी भी पर्सन को जॉब मिलती है डायरेक्टली, उनको लंदन से कोई ऑफर मिलता है जॉब का, तो वहाँ पे जो माइग्रेट करके जो लोग जा सकते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लस क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल है कि कितने पैकेज पे उनको माइग्रेट कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप गाइडेंस दे सकें। सो Sure. London is amazing place to work. Honestly, काफी ethical work culture है यहाँ पे, जो काफी अच्छा लगता है. और अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, तो I will suggest कि minimum 60,000 pounds की सैलरी पे आए, because लंदन बहुत एक्सपेंसिव एनुअली आप जगह है. बात कर रहे हैं, राइट? Annually, yeah, I'm sorry. 60,000 pounds पे तो आए annually. और एक चीज है कि आज की तारीख में जो यहाँ पे लास्ट के 1 ईयर में हमने चेंजेस देखे हैं, वो ये देखे हैं कि लंदन से ज्यादा आज की तारीख में इंडिया के जो हब्स हैं, लाइक बैंगलोर, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, शायद वो टक्कर की सैलरी दे देते हैं. तो आपको बहुत सोच समझ के ऐसे फैसले लेने चाहिए कि आप किस सैलरी पे आना चाहते हो. और उस कंपनी में जाके अगर आप लंदन या यूके में या फॉर दैट मैटर यूरोप में कहीं भी आते हैं, तो आपको क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. अगर सिर्फ पैसा ही आपके लिए मोटिवेशन है, तो पैसा ही मोटिवेशन है, तो थिंक ट्वाइस कि आपके लिए इंडिया बेटर है, एज एन लाइक यूरोप बेटर है, या फिर इंडिया बेटर है. लेकिन अगर आप और चीजें भी उसमें रखते हैं, से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एक्सपोजर, कि आपको अच्छा लगता है और बिजनेसेस में इन्वॉल्व होना, और लोगों से डील करना, आपकी रिलेशनशिप स्किल्स कैसी हैं, चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. वरना इंडिया कोई बहुत अच्छा मार्केट है आज की तारीख में. बहुत सारे लोग यूके से वापस से इंडिया भी मूव हो रहे हैं. Obviously, India is the fastest growing economy at this point of a time. So you just think कि आपको क्या चाहिए और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं. ओके, सो बेसिकली अपन 60,000 पाउंड को मान के चले पर एनम, इतना तो मिनिमम आप लेके ही चले इफ यू वांट टू माइग्रेट देयर। बिल्कुल, बिल्कुल. ओके, क्योंकि सो यहाँ के खुद के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं. लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी. दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, जो लोग शिफ्ट होने की सोच रहे थे एटलीस्ट उनको थोड़ा इससे आइडिया मिल जाए। सो बिल्कुल. या दैट्स ऑल, बहुत ही अच्छी आपके साथ में मीटिंग रही और आपने अच्छा खासा लर्निंग्स दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ पर्सनल एडवाइस वगैरह देना चाहें प्राइवेट सेक्टर में एस्पिरेंट्स को, सो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल. मैं 2-3 मिनट इस चीज के लिए लूंगा कि जो स्किल्स हैं अपना, उन पे आप ध्यान दें. तो मैं जनरली इस लेवल तक आने के लिए मैंने 3 चीज़ों पे बहुत फ़ोकस किया था. और वो है, एक तो रिलेशनशिप स्किल्स, जिसमें आप ध्यान रखें कि अ, कहीं भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़, या रिलेशनशिप मैनेजमेंट की अपॉर्च्युनिटी, उसको खोने नहीं दें. अ, और उन पे कैपिटलाइज करे. कम्युनिकेशन इज अ की. दैट्स माय सेकंड स्ट्रेंथ ऑनेस्टली. वो मैं सबको बोलता हूँ कि स्पीक अप इन अ मीटिंग्स. ध्यान दीजिए कि आपके सीनियर्स कैसे बात कर रहे हैं, आपके बॉस कैसे बात कर रहे हैं. आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को रिकॉर्ड कीजिए, उनको कम्युनिकेट कीजिए रेगुलरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रो करने के लिए आगे. और तीसरा मैं बोलूंगा कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको कैपिटलाइज करना प्रॉपरली, उस पर ज्यादा फोकस करें. चार्ज लें किसी भी चीज के लिए, किसी भी रोल के लिए, और रिजल्ट्स पे फोकस करें. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और रेगुलरली करते रहिए आप, तो बहुत आगे आप जा सकते हैं. ओके, सो बेसिकली तीन मेजरली आपने जो पॉइंट्स बताया, दैट इज कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, एंड द फर्स्ट वन वाज आप टेक स्टैंड। आप शाय नेचर के भी हो तो ट्राई करिए, आप स्पीक अप करें, ज्यादा से ज्यादा बोले मीटिंग्स में या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है उनमें शांत ना रहें। और एक चीज मैंने जो इस पे फोकस की, वो एक और ये बोलना चाहूंगा कि आप
जब प्रमोशंस का टाइम आता है, जब आपका रिव्यू साइकिल आता है, उसके लिए आप हमेशा एक अपना आउटलुक या जीमेल जो भी आप यूज़ में लेते हैं, उसके लिए एक सेपरेटली फ़ोल्डर बनाएँ और उसमें अपनी सारी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करें, कि ये मैंने पूरे साल किया है। अपने गोल्स के अगेंस्ट में रेगुलरली चेक करते रहें कि आप क्या करते हो और क्या आपको करना चाहिए कि वो गोल्स अचीव हो जाएँ। जिससे जब अप्रेज़ल का टाइम आए, तो आप क्लियरली बोल सकें कि देखो मेरे ये गोल सेट थे और मैंने ये किया। इसमें मुझे 5 में से 5 मिलने चाहिए और इसके लिए ये देखो ये सारे ईमेल्स हैं। मतलब आप कोई कीप अपॉर्च्युनिटी द नहीं छोड़े रिकॉर्ड्स अपने बॉस से। बेसिकली। एग्ज़ैक्टली। दैट्स वेरी इंपोर्टेंट आई थिंक जो बहुत लोग नहीं करते। मैंने कंसिस्टेंटली 15-16 सालों से किया और ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके, थैंक यू सो मच वरुण फॉर जॉइनिंग अस। तो इसी के साथ अपन इस मीटिंग को ओवर करते हैं। होपफुली आगे चल के हम लोग कुछ टाइम के बाद में और भी जब इंडस्ट्री में कोई नई चीज़ आएगी तो हम लोग वापस से कनेक्ट करके एक पॉडकास्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक्स हिमांशु।